एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पुरुष वर्ग के द्वारा पूछा जाता है, जहां पर उनका ये कहना होता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं, मुझे उनके मायके की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपराधिक षड्यंत्र उन सबके द्वारा रचा गया, जिसके कारण आज मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और हमारे समाज में बेइज्जती कर दी है, मेरे परिवार की बेइज्जती हो गई है। अब ऐसी अवस्था में मैं अपनी वाइफ के ऊपर कौन-कौन से केस दर्ज करवा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, पति पत्नी की जो भी लड़ाई होती है, पहले तो कोशिश कीजिए कि उसे आप घर में ही सॉल्व कीजिए। समझौता करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा झुकाव आपको करना चाहिए, थोड़ा आपकी वाइफ को करना चाहिए और बेवजह न्यायालय आने से बचें। अब बात आ जाती है आपराधिक षड्यंत्र की, बात आ जाती है मानहानि की, बात आ जाती है जान से मारने की धमकी देना और आपके ऊपर उन्होंने जो केस किए हुए हैं उसमें झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना। अब ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी हो रही है तो आपके पास क्या अधिकार है, आज मैं यही जानकारी आपको दूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि पहले कोशिश कीजिए कि घर की बात घर में ही रहे, समझौता करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी अगर आपके ऊपर झूठे आरोप है तो आपके पास भी कुछ कानूनी अधिकार है, जिसका सहारा लेकर आप अपनी वाइफ के ऊपर और उनके घरवालों के ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके ससुराल वाले यानी कि लड़के के ससुराल वाले, लड़की के घर वाले आपके खिलाफ उन्होंने कुछ आपराधिक षड्यंत्र रचा हुआ है, तो वहाँ पर आप तुरंत उनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं और आपको आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत मामला दर्ज करवाना है। आपराधिक षड्यंत्र के कारण आपको फंसाया गया है और अगर आपके पास साक्ष्य है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरुष वर्ग के ऊपर अगर कोई केस होता है तो उनके लिए साक्ष्य इकट्ठा करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और साक्ष्य के आधार पर ही न्यायालय जजमेंट देते हैं, ना कि भावनात्मक रूप से कोई जजमेंट पेश किया जाता है। यदि आपके पास एविडेंस है तो आप बिल्कुल आपको केस दर्ज करवाना चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र आपके साथ साजिश की गई है तो वहाँ पर 120 बी के तहत मामला दर्ज करवाइए। अगर आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, बार बार लगातार वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप मेरी बहन से तलाक लेकर अलग रहिए या हम आपको बच्चे से मिलने नहीं देंगे, हमारे बच्चे से आप ना मिले, यानी कि आप ही के बच्चे से, आपके बेटे से, बेटी से मिलने से मना कर रहे हैं, बार बार आपको जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी जा रही है, तो ऐसी अवस्था में आप आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपके जब आपके ऊपर उन्होंने केस दर्ज किया है, जैसे बहुत सारे पुरुष वर्ग का यही कहना होता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केस दर्ज किए हुए हैं, हमारे पास एविडेंस है, तो ऐसी अवस्था में आप झूठे साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं वहाँ पर उनके विरुद्ध आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपको आईपीसी के सेक्शन 191 के तहत मामला दर्ज करवाना है। अब जब आप न्यायालय आ चुके हैं, समाज में आपके घर वालों की बेइज्जती उन्होंने कर दी है। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं देखती हूँ जहाँ पर महिलाएं अपने पति के घर वालों के लिए कुछ उल्टा सुल्टा बोलकर वीडियो अपलोड कर देती हैं, समाज में उन्हें बेइज्जत करती हैं, बार बार उनके परिवार में, उनके दोस्तों के मध्य उनका अपमान करते हैं, न्यूज़पेपर में उनके लिए आर्टिकल छपा देते हैं, सोशल मीडिया में अपने स्टेटस में इस तरह की टिप्पणी उन्होंने कुछ लिखी है जहाँ पर आपकी मान की हानि हो रही है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप मानहानि का भी केस दर्ज करवा सकते हैं। ये पति के कुछ अधिकार मैंने आपको बताए, जहाँ पर आप इस सेक्शन के तहत अपनी पत्नी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और तलाक भी आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि इन सभी केसों को आप करें अवश्य, लेकिन ये जो केस जब आप करेंगे तो इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है और पारिवारिक विवाद जितने भी होते हैं 99% उनमें समझौते ही हो जाते हैं। ये समझौते अब कब होते हैं वो डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति पे। कभी कभी क्लाइंट 6 महीने के अंदर उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। अगर उन्हें घर बसाना है, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने अपने पॉइंट रखते हैं कि आइंदा हमारे द्वारा गलती नहीं होगी, और फिर वहाँ पर समझौता होकर उनका परिवार सही तरीके से चलता है। कहीं कहीं पर समझौता होकर लेन देन जो भी उनका होता है वहाँ पर वो केसों को ख़त्म कर लेते हैं और कहीं कहीं पर ये केस इतने लंबे चलते रहते हैं कि आज तक 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए या 10 साल हो गए हैं, वो ऐसे ही कोर्ट में तारीख पे तारीख बदलते ही रहते हैं। तो ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि मामला बेहद गंभीर है, बेहद आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, बेहद आपको बार बार धमकी दी जा रही है कि
जान से आपको खतरा है, तो वहाँ पर आप तुरंत केस दर्ज करवाइए। झूठे साक्ष्य से आपको लगता है कि उनके द्वारा झूठे साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे आप को फँसाया जा रहा है, जहाँ पर आपको आपराधिक षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया है, मान की हानि हुई है। तो ये मैंने कुछ सेक्शन आपके मध्य रखे, लेकिन जैसा कि मैं आपको सिर्फ़ कानूनी जानकारी दे सकती हूँ, आपके कौन-कौन से अधिकार है इस वीडियो के माध्यम से बता सकती हूँ। लेकिन आपको एक बात मैं अवश्य कहूँगी कि हर एक केस की परिस्थिति अलग-अलग होती है। हर एक केस की परिस्थिति अलग होती है और हर एक केस के लिए जो मैंने ये सेक्शन बताए हैं, वो नहीं चलते हैं। तो ये जो सेक्शन मैंने बताए हैं, ये आपके वकील साहब के द्वारा आप एक बार उनसे डिस्कस करने के बाद ही आप कोई केस कीजिए, क्योंकि हर वकील साहब का जो तरीका होता है अपने क्लाइंट के लिए, अपने केस के लिए, वो डिफरेंट होता है। इसलिए सिर्फ़ ये पेज कानूनी जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ पर मैं किसी से ये नहीं कह रही हूँ कि आपको केस करना ही है। मैं हमेशा इस अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ समझौता ही करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा झुकाव आप कीजिए, थोड़ा वाइफ़ करेगी, थोड़ा हस्बैंड करेगा, तो ही जाके गृहस्थ आश्रम सफल होता है। और जो भी कदम उठाए, अपने बच्चों को के हित में ही कदम उठाएँ। आपस में मतभेद करके, झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन बहुत छोटा है और आपके बच्चे ही आपकी प्राथमिकता वही हैं। उनको ही देखिए, अगर आप झुक सकते हैं, थोड़ा विवाह के बाद झुकना पड़ता है, अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बस यही कह सकती हूँ। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। काउंसलिंग के दौरान जब हम अपने क्लाइंट से बातचीत करते हैं, तो किसी क्लाइंट का ये कहना होता है, हमारे विवाह को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे विवाह को सिर्फ 3 महीने हुआ है, या किसी के 6 महीने हुए हैं, या किसी के साल भर भी नहीं हुए हैं। और कुछ केस तो ऐसे आते हैं जहाँ पर दोनों ने आपसी पसंद से विवाह किया, लेकिन 3 महीने के बाद ही कलह शुरू हो गई और लड़के को ये लगता है कि मैंने जिस लड़की का चुनाव किया, वो गलत लड़की का चुनाव कर दिया, क्योंकि उसकी मेरे माता-पिता से नहीं बन रही है, मेरी बहन से नहीं बन रही है। जो एक प्रेम विवाह करके, सबसे झगड़ के जिसने विवाह किया, उसका आज 3 महीने के बाद ये कहना है कि ये जो लड़की है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरे माता-पिता से सही तरीके से बातचीत नहीं कर रही है, या हम ये कहें कि वो मुझे समझ नहीं रही है, लड़के का ये कहना होता है। ठीक इसी प्रकार से लड़की भी ये कहती है कि अभी मेरे विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले बेवजह मुझे ताने दे रहे हैं, बेवजह मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं बार-बार। ये कहा जा रहा है कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रही हो, तुम हर वक़्त अपनी माताजी से बात कर रही हो, अपने घर में फ़ोन कर रही हो, या बार-बार अपने मायके चली जा रही हो। इस तरह से बहुत सारे सवाल लोगों के द्वारा मेरे समक्ष रखे जाते हैं, जहाँ पर विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ़ छोटी-सी लड़ाई है, और वो दोनों उस लड़ाई को इतना खींचते हुए आगे बढ़ गए हैं कि अब उन्हें ये लग रहा है कि हमारा रहना नामुमकिन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम विवाह करने के बाद लोगों की ये सोच हो रही है। यदि आपकी स्थिति भी इस तरह से है, विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि जल्दबाज़ी में आकर कोई ऐसा डिसीज़न मत लीजिए, जिससे भविष्य में आपको ही नुकसान हो। हम दूसरों के कहने पर, कुछ रिश्तेदारों के कहने पर, कुछ दोस्तों के कहने पर हम बहुत जल्द फैसला ले लेते हैं और ये समझ बैठे हैं कि जो मेरा पार्टनर है या मैंने जो चुनाव किया है, वो गलत किया है। 3 महीने में आपने ये सोच लिया है कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। एक मामला आया जिसमें प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। लगभग 3 साल से वो जानते थे, साथ कॉलेज में पढ़ते थे। विवाह हुआ, विवाह के 3 महीने के बाद उनको अब ये लग रहा है, एहसास हो रहा है कि हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर परिवार वाले उन दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं। लड़की को लगता है कि लड़के को उसकी माँ, उसकी बहन कंट्रोल कर रही है। इस तरह से लड़की की सोच है। जो 3 साल से एक-दूसरे को जान रहे हैं, 2 साल से एक-दूसरे को जान रहे हैं, अचानक विवाह के बाद लगता है कि परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो गई हैं, सास कंट्रोल कर रही है, बहन कंट्रोल कर रही है। देखिए, विवाह जब हो जाता है तो बहुत सारी बातें हमें इग्नोर करने की भी ज़रूरत होती है। हर एक बात पर अगर आप अपने पार्टनर की कमी निकाल कर उसके सामने रखोगे, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं गलत कर भी रहा है, अगर छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसको जब हम शब्दों का चयन कर रहे हैं, उसके सामने अपनी बात रख रहे हैं, उस वक़्त हम ये सोच रहे हैं कि इस पर हमारा अधिकार है, हम किसी भी तरीके से इससे बात कर सकते हैं, अपने ऊँचे स्वर में हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा इस पे अधिकार है, हम ऐसे बात कर सकते हैं। और उस वक़्त हम उन शब्दों का चयन जो करते हैं, बहुत बुरी तरीके से करते हैं। लड़की को कुछ कह देते हैं, लड़की के घरवालों को कुछ कह देते हैं, या लड़की अपने पति से गलत तरीके से बात करती है, उसके घरवालों के प्रति कुछ गलत बातें रख देती है। तो वहाँ पर वो
जो रिश्ता है वो सँभलने की बजाय टूटता ही चले जाएगा। यदि रिश्ते में शब्दों का चयन आप भली-भाँति करते हैं, कोई बात गलत भी है, पहले तो आपसे यही कहूँगी कि छोटी बातें हैं उसे इग्नोर करना सीखें, या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर कर रहा है, तो वहाँ पर शब्दों का चयन अगर आप सही तरीके से करते हैं, यदि आप ऊँचे स्वर में वहाँ पर अपनी बात रखने की बजाय बहुत प्यार से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़, मैं आपसे कहूँ तो सिर्फ़ आपने एक बार उनसे प्यार से बात की और नहीं मानी या माना, तो आपने दोबारा ऊँचे स्वर में उससे बात करनी शुरू कर दी। आपको बार-बार कोशिश करनी है, अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है, प्यार से बात कीजिए और हो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाक़ई उनकी तरफ से ही गलती हो रही है या आपके परिवार वाले उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये बात मैं लड़की के मायके की तरफ से भी कह रही हूँ और लड़के के परिवार की तरफ से भी कह रही हूँ। बहुत बार हम अपने पार्टनर को समझने की बजाय उसी पर ही दोष लगाना शुरू करते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरे परिवार वालों ने ऐसा कहा है। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी माँ कभी गलत नहीं हो सकती, हमारी बहन कभी गलत नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी पत्नी गलत हो सकती है क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। ठीक इसी प्रकार, ये मैं लड़की के लिए भी कह रही हूँ कि मेरा पति गलत हो सकता है, मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, मेरी बहन गलत नहीं हो सकती। देखिए, इसलिए सबसे पहले आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी कारण से मतभेद हो रहा है, कोई छोटी बात को लेकर मतभेद हो रहा है, तो वहाँ पर एक दूसरे को समझने की आपको आवश्यकता है। वहाँ पर तलाक जैसे शब्द अपने रिश्ते में लेकर ना आएँ, क्योंकि कई बार जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम जितना ऊँचा बोलेंगे, जितना कठोर बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा। हम हमेशा ये करते हैं कि हम अपने पार्टनर को एक धमकी दे देते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं यही आपके द्वारा जो कठोर शब्द बोले जा रहे हैं, वही आपके बीच में सुलह नहीं करवाएँगे, बल्कि आपके मध्य विवाद और बढ़ता ही चले जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप न्यायालय का रुख करेंगे और फिर सालों साल तक आप केसों को फाइट करते रहेंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको ये समझ में आएगा कि हम बेवजह आपस में हमने इतनी फाइट की और जिसके कारण आज हम अपने पैसे को, अपने समय को हमने हमारे ही द्वारा बर्बाद कर दिया है। इसलिए ध्यान रखिए कि जितनी भी पारिवारिक विवाद हो रहे हैं, पहले खुद आप सुलझाने की कोशिश कीजिए या फिर किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से मेरे पेज से जुड़ते रहिए, कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। इसके केस में पति के द्वारा एक गलती की जाती है, जहाँ पर जज साहब या सामने वाले वकील साहब के द्वारा उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर वो खुद ही अपने जाल में फँस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के केस के संदर्भ में आपके समक्ष में साझा करने वाली हूँ, जहाँ पर यदि आपके मेंटेनेंस के केस में जज साहब के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सोच विचार करके ही उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। देखिए, मेंटेनेंस के केस में जैसा कि आपको पता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपका क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा देखी जाती है। आपकी पत्नी के पास कितनी संपत्ति है, उनकी आय का स्रोत क्या है, आपके पास कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें कोर्ट में मेंटेनेंस की राशि तय होते वक़्त देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है और उस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही सोच समझ कर देना होगा। ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, प्रश्न ये होता है, जब जज साहब के सामने आप उपस्थित होते हैं, तो जज साहब आपसे ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि जब विवाह हुआ था, तो उस वक़्त आपको ये अच्छे से मालूम था कि आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का भरण-पोषण करेंगे, उनका खर्चा उठाएँगे? आपका आंसर होगा, जी हाँ, मुझे अच्छे से मालूम होगा कि जब विवाह होगा तो उसके बाद मेरी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी, मेरी वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी। ये होता ही है कि विवाह के बाद जो ज़िम्मेदारी है एक बेटे की, अपने माता-पिता के लिए भी है, अपनी वाइफ़ के लिए भी है और अपने बच्चों के लिए भी है। लेकिन अब विवाह के बाद क्योंकि मतभेद हो गया है और मामला न्यायालय तक पहुंच गया है और आपका ये कहना होगा कि अब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। विवाह के वक्त तो आपने कहा मेंटेनेंस दूंगा, भरण पोषण करूंगा, इनके खर्चे उठाऊंगा, लेकिन जब मामला कोर्ट में आ गया है, पारिवारिक विवाद हो गया है, वहाँ पर आप इससे बचना चाहते हैं। मतभेद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात अलग है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस की, वो तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी वाइफ की। सवाल
जैसा कि मैंने कहा, ये पूछा जाएगा कि आप क्या अपनी पत्नी को मेंटेन करेंगे या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ, मैं अपने बच्चे का भरण-पोषण उठाने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अगर वाइफ़ अडल्टरी पे है, उनके अवैध संबंध है या वो स्वयं आपका घर छोड़कर चली गई हैं, जहाँ पर उन्होंने आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, लेकिन वो स्वयं आपका घर छोड़कर चली गई हैं। ऐसी अवस्था में कानून भी कहता है कि ऐसी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इन दोनों सिचुएशन में से अगर आपके साथ घटना घटित हुई है कि वाइफ़ का अवैध संबंध है या उन्होंने स्वयं घर छोड़ा है, तो वो बात आप जज साहब के मध्य रखेंगे कि मेरी वाइफ़ अडल्टरी पे है, ये मेरे पास एविडेंस है, या वो स्वेच्छा से उन्होंने घर छोड़ दिया है। आपको ये बात कोर्ट में रखनी पड़ेगी। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्वयं ये डिसाइड कीजिए कि आप अपनी पत्नी को कितना पैसा दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को कितना पैसा दे सकते हैं। यदि आप स्वयं ये हमको बता देते हैं कि मैं इतना पैसा अपनी पत्नी को पे करूँगा या अपनी बेटी या बेटे को पे करूँगा, तो हम फिर ज़्यादा अमाउंट आपके ऊपर नहीं रखेंगे। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ही हम मेंटेनेंस की राशि आपकी पत्नी को दे देंगे। बस यहीं पर आप फँस जाते हैं। क्योंकि आपको ये डर है कि अगर मैं स्वयं बता देता हूँ एक अमाउंट, कोर्ट के समक्ष रख देता हूँ, तो वो अमाउंट मेरे बच्चों के लिए या मेरी वाइफ़ के लिए ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये अमाउंट नहीं बताया तो जज साहब ऐसा ना करें कि जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं उसके हिसाब से वो ज़्यादा ना बाँध दे और आप स्वयं एक अमाउंट की राशि बता देते हैं कि मैं 35,000 रुपया महीना अपनी पत्नी को दे दूँगा, 10,000 रुपये अपने एक बच्चे को दे दूँगा। इस तरह से एक अमाउंट आप बता देते हैं। ध्यान रखिए कि इस तरह से आंसर आपको न्यायालय में नहीं देना है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं देना है। जब कोर्ट में अगर ये पूछा जाता है कि आप स्वयं बताइए कि कितना पैसा आप अपनी पत्नी को देंगे या बच्चों को देंगे। देखिए, वहाँ पर बहुत समझदारी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि देखिए, मेरे ऊपर अगर माता-पिता की ज़िम्मेदारी है तो वो आपको बताना है। दूसरा, आपको जैसा कि मालूम है कि 3 साल की बैंक स्टेटमेंट आपको न्यायालय में जमा करनी होगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना लोन है, आपके इनकम कितनी है, अगर कोई दुकान है, किराया है, वो भी सारी जानकारी आपको कोर्ट को देनी पड़ेगी और वाइफ़ के पास कितना पैसा है, वो भी आपको उनको देना पड़ेगा। यदि आप स्वयं डिसाइड करके बता देते हैं कि मैं इतना पैसा दे दूँगा, तो वहाँ पर न्यायालय उसके ऊपर ही आपकी वाइफ़ को या बच्चों को पे करवाएगा। तो आपको ये बहुत सही शब्दों में और बहुत विनम्र भाव से ये कहना है कि जज साहब, मेरी इनकम इतनी है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल तैयार हूँ, उनकी एजुकेशन में उनके खर्च उठाने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन वाइफ़ जो स्वयं घर छोड़कर गई है या उसके द्वारा अपराध कारित किया गया है या वो नौकरी करती है या उसके पास आय का स्रोत है, वहाँ पर मैं ऐसी वाइफ़ को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ। मैं वो मेरे घर पे आए, मेरे साथ रहे, हम सब साथ रहें, तो मैं पूर्ण सब उसकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। लेकिन जब पत्नी ने स्वयं मेरा घर छोड़ा है, तो मैं यहाँ पर उसको कैसे मेंटेन करूँ? मैं उसे पैसे क्यों दूँ? क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उनका खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन जहाँ पर बात आ जा रही है वाइफ़ की, तो मैं उनको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ। अब जो जो भी आपका रीज़न है कि वो कमाती हैं या उनके पास आय का स्रोत है या वो पढ़ी-लिखी हैं या वो स्वयं आपका घर छोड़ के गई हैं, आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, आपके पास एविडेंस है कि उन्होंने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, ये सारी जानकारी आपको बहुत ही विनम्र भाव से कोर्ट के मध्य रखनी है। अब केस आपके ऊपर उन्होंने झूठे किए हुए हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उनको जितना वो माँग रही हैं, उतना पैसा उनको दें। आपकी ज़िम्मेदारी माता-पिता की है, अगर भाई-बहन हैं, उनकी है, आपके ऊपर लोन चल रहा है या आपका स्वास्थ्य खराब है, जिसमें आपको मेडिकल के बिल खुद के लिए भी पे करने पड़ते हैं और आपके पास एक कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो परमानेंट हो सकता है प्राइवेट में काम करते हों, आपको चेंज करनी पड़ सकती है इन भविष्य में या जैसे कि बात की जाए प्राइवेट जॉब की, तो वहाँ पर अमाउंट जो है सैलरी का वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कल नौकरी किसी भी कारण से आपकी चली जाती है, तो वहाँ पर आपकी जो मेंटेनेंस आपकी तो बाँध दी गई है, लेकिन जॉब अगर आपकी आप जॉबलेस हैं, आप जॉब नहीं करते हैं कल को इन फ्यूचर, तो वहाँ पर उतना पैसा देना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये बातें भी आपको कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी, इसलिए स्वयं आपको डिसाइड नहीं करना है, बस आपको यही कहना है कि मैं आपके मध्य कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी बात जब तक नहीं रखूँगा तब तक
अ, ये जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट हैं एक बार आप देखिए, क्योंकि मेरी वाइफ़ स्वयं घर छोड़ के गई है, बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं अपनी वाइफ़ को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ और आप मेरे डॉक्यूमेंट से स्वयं ही ये तय कीजिए कि मेरी वाइफ़ को अ, कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि आपके एविडेंस ही ये तय करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट ही ये तय करेंगे कि आपकी वाइफ़ को कितनी मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बाँध की जाएगी। आप डिसाइड ना करें। अगर आप डिसाइड कर देते हैं तो उसका ज़्यादा अमाउंट ही कोर्ट फिर बाँध देगी। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी प्रश्न पूछे जाएँ तो बहुत ही शांत स्वभाव से आपको वहाँ पर जवाब देना है। ऐसे ही मीडिएशन सेंटर में भी मैं देखती हूँ जहाँ पर पति से कुछ ऐसी बातें पूछी जाती हैं जहाँ पर सिर्फ़ जानने के उद्देश्य से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर पति की जो आदत है वो बेहद खराब दिखती है, क्योंकि वो तुरंत गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि अपोज़िट पार्टी आपके सामने ऐसे प्रश्न रख के खड़ी हो जाती है कि आप वहाँ पर तुरंत उन शब्दों जो आपके शब्दों का चयन है, वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर फिर वो फ़ाइल में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो आपके पक्ष में फिर कल को दिक्कत कर सकती है। फ़िलहाल बहुत विनम्र भाव से आप मीडिएशन सेंटर में जाइए, वहाँ पर जो भी प्रश्न है उसकी सही-सही जानकारी को आपको देनी है, विनम्र भाव से आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है। कोर्ट में भी आपको ऐसा करना है, बहुत ही शांत स्वभाव से आपको अपनी बात वहाँ पर रखनी है और फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो उसके आधार पर ही फैसले होते हैं। और इसी तरीके से आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।